आज हम एक ऐसी गहरी चर्चा करने जा रहे हैं जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल सीधे तौर पर जुड़ी है। मेरा मतलब है हम सबने वो एहसास महसूस किया है जब लगता है कि बस अब हमारा दिमाग और कुछ नहीं झेल सकता। हाँ बिल्कुल, इंफॉर्मेशन ओवरलोड जिसे हम कहते हैं, आजकल हर जगह यही हाल है। सही कहा, हम दिन भर में इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं और देखते हैं, लेकिन फिर जब किसी खास जानकारी की जरूरत होती है तो दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, कुछ याद ही नहीं आता। और यही वजह है कि आज का हमारा जो सोर्स मटेरियल है वो इतना जरूरी हो जाता है। एकदम। आज की इस गहरी चर्चा का आधार कॉग्निटिव साइकोलॉजी की एक बहुत ही कमाल की रिसर्च है। इसे मॉडल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहा जाता है। और आज हमारा मेन मिशन यही समझना है कि इंसानी दिमाग आखिर जानकारियों को अंदर कैसे लेता है, उन्हें स्टोर कैसे करता है और सबसे बड़ी बात, जरूरत पड़ने पर उन्हें वापस कैसे निकालता है, जो कि सबसे मुश्किल काम लगता है ना। हाँ सच में। इस रिसर्च को पढ़ते हुए मुझे विलियम पॉलार्ड का एक कोट याद आ गया जो मुझे लगता है आज के वक्त में बिल्कुल सटीक बैठता है। उन्होंने कहा था कि जानकारी सीखने का एक स्रोत है, लेकिन जब तक इसे व्यवस्थित, प्रोसेस और सही निर्णय लेने वाले फॉर्मेट में उपलब्ध नहीं कराया जाता तो ये एक बोझ है, कोई फायदा नहीं। सच कहूं तो ये कोट इस पूरी रिसर्च का एक तरह से सार है। जानकारी का सिर्फ आना और उसका सही से प्रोसेस होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं साइकोलॉजी के इतिहास में, तो 1940 और 50 के दशक के आसपास एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव आया था। ये वो वक्त था जब दुनिया में कंप्यूटर का विकास हो रहा था। अच्छा, तो उस पॉइंट से साइकोलॉजी का क्या कनेक्शन था? देखिए, जैसे ही कंप्यूटर आया ना, मनोवैज्ञानिकों ने इंसान के दिमाग को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि इंसान का जो ब्रेन है, यानी जो फिजिकल मस्तिष्क है, वो एक हार्डवेयर की तरह है, और हमारा जो माइंड है, यानी हमारा मन या हमारी चेतना, वो उस हार्डवेयर पर चलने वाला सॉफ्टवेयर है। ये तो सच में बड़ा दिलचस्प नजरिया था उस वक्त के हिसाब से। हाँ, क्योंकि इसने पहली बार ये सोचने का ढांचा दिया कि कोई भी बात सीधे दिमाग में नहीं घुसती, उसे कंप्यूटर के डेटा की तरह कई अलग-अलग स्टेप्स या चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर वाला लॉजिक सुनने में जितना आसान लगता है ना, दरअसल इसके अंदर की प्रक्रिया उतनी ही पेचीदा है। बिल्कुल। हमारी रिसर्च के पहले हिस्से में कुछ ऐसे मॉडल्स का जिक्र है जिन्हें हम आम भाषा में दिमाग के अंदर के बक्से कह सकते हैं। इन शुरुआती रिसर्चर्स ने ये माना कि हमारी मेमोरी किसी एक बड़ी सी बाल्टी की तरह नहीं है जहां सब कुछ एक साथ डाल दिया जाए। तो फिर उन्होंने इसे कैसे डिफाइन किया? उन्होंने इसे एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह देखा, जैसे किसी सरकारी दफ्तर की वो लोहे वाली अलमारी होती है ना, जिसमें एक के ऊपर एक कई दराज होते हैं। इस मॉडल के हिसाब से मेमोरी मुख्य रूप से दो हिस्सों में बनती है। एक है प्राइमरी मेमोरी, जिसे आजकल हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं, और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी। हाँ, वॉ और नोमन का मॉडल। एग्जैक्टली। अब इस मॉडल की सबसे मजेदार बात ये थी कि प्राइमरी मेमोरी, यानी उस अलमारी के पहले दराज की कैपेसिटी बहुत ही सीमित होती है। तो अब सवाल ये आता है कि जब वो दराज भर जाता है तो क्या होता है? मैं बताता हूँ। अगर आप उस भरे हुए दराज में कोई नई फाइल ठूंसने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कोई पुरानी फाइल बाहर गिर जाएगी। इसे साबित करने के लिए एक बहुत ही क्लासिक एक्सपेरिमेंट किया गया था जो मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा, वो 16 अंकों वाला एक्सपेरिमेंट? हाँ, वही। रिसर्चर्स ने यह जानने की कोशिश की, आखिर हम शॉर्ट टर्म मेमोरी से चीजें भूलते क्यों हैं? क्या इसलिए भूलते हैं क्योंकि समय निकल जाता है? इसके लिए उन्होंने लोगों को 16 अंकों की एक लिस्ट पढ़कर सुनाई, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट था। कैसा ट्विस्ट? उन्होंने लोगों के दो ग्रुप्स बनाए। पहले ग्रुप को 1 सेकंड में सिर्फ 1 अंक सुनाया गया, यानी उन्हें पूरी लिस्ट सुनने में 16 सेकंड लगे, काफी धीमा। और दूसरे ग्रुप को 1 सेकंड में 4 अंक सुनाए गए, यानी बहुत तेजी से, सिर्फ 4 सेकंड में पूरी लिस्ट खत्म। अब अगर हम यहाँ आम लॉजिक लगाएं, तो जिस ग्रुप ने धीमी गति से अंक सुने, उनके लिए तो ज्यादा वक्त निकल गया ना, तो समय गुजरने की वजह से उनकी मेमोरी कमजोर पड़ जानी चाहिए थी, उन्हें ज्यादा अंक भूलने चाहिए थे। क्या नतीजे ऐसे ही थे? यही तो इस एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी खोज थी। आम लॉजिक यहाँ पूरी तरह फेल हो गया। दोनों ही ग्रुप्स के लोगों ने लगभग एक ही बराबर मात्रा में अंक भुला दिए थे। मतलब स्पीड का कोई असर ही नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। इससे ये साबित हुआ कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम चीजें सिर्फ इसलिए नहीं भूलते क्योंकि समय बीत जाता है, जिसे साइकोलॉजी में डिके कहते हैं, यानी समय के साथ याद का धुंधला पड़ना।
इस एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि डिके असल विलन नहीं है। तो फिर असल विलन क्या है? असल विलन है इंटरफेरेंस या डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि जब कोई नई जानकारी आपके दिमाग में आती है तो वो पुरानी जानकारी को धक्का देकर उसकी जगह ले लेती है। स्पीड चाहे जो भी हो, अगर दराज में सिर्फ 5 फाइलों की जगह है तो छठी फाइल आते ही पहली फाइल को बाहर गिरना ही पड़ेगा। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब जब हम एक साथ बहुत सारी चीजें पढ़ने या सुनने की कोशिश करते हैं तो हम असल में अपनी ही पुरानी यादों को धक्का देकर बाहर निकाल रहे होते हैं। सही कहा। आगे चलकर इस फाइलिंग कैबिनेट वाले विचार को एटकिंसन और शिफ्रिन के बहुत ही मशहूर स्टेज मॉडल ने और भी साफ कर दिया। ये मॉडल कहता है कि जानकारी 3 अलग-अलग दरवाजों या स्टेजेस से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहला स्टेज है सेंसरी मेमोरी, जो किसी मॉल के मेन गेट जैसा होता है, राइट? हाँ बिल्कुल। अभी जैसे लोग ये चर्चा सुन रहे हैं, उनके आसपास पंखे की आवाज होगी, कुछ रंग होंगे, त्वचा पर हवा लग रही होगी, ये सब उनकी सेंसरी मेमोरी के दरवाजे पर हर सेकंड दस्तक दे रहा है। लेकिन यहाँ जानकारी सिर्फ 1 या 2 सेकंड ही रुकती है। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो वहीं से गायब हो जाएगी। लेकिन अगर ध्यान दे दिया तो वो अंदर आ जाती है, दूसरे स्टेज में, जिसे शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी कहते हैं। ये हमारी चेतना का वो हिस्सा है जो इस वक्त एक्टिव है। पर यहाँ भी एक बहुत बड़ी पाबंदी है। हाँ, यहाँ टाइम बहुत कम मिलता है। सही कहा। यहाँ जानकारी मुश्किल से 20 से 30 सेकंड तक ही टिक पाती है, और कैपेसिटी के मामले में हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ 5 से 7 यूनिट्स को ही संभाल सकता है। यही वजह है कि पुराने जमाने के लैंडलाइन फोन नंबर अक्सर 6 या 7 अंकों के ही होते थे, क्योंकि इंसान का दिमाग बिना कहीं लिखे उतने ही अंक एक बार में याद रख सकता है। तो अगर हमें उसे 20-30 सेकंड से ज्यादा रोकना हो तो क्या करना पड़ता है? तो आपको उसे बार बार दोहराना पड़ता है, जिसे मेंटेनेंस रिहर्सल कहते हैं। जैसे जब कोई आपको ऑनलाइन पेमेंट का OTP बताता है और आप फोन तक पहुंचने तक उसे 642 बड़बड़ाते रहते हैं। हाँ, और अगर बीच में किसी ने आकर आपसे कुछ और पूछ लिया तो वो OTP तुरंत दिमाग से गायब हो जाता है। लेकिन अगर हम उस जानकारी को अच्छे से प्रोसेस कर लें, उस पर ध्यान दें, तो वो आखिरकार उस तीसरे और सबसे बड़े स्टेज में पहुंच ही जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ये वो तिजोरी है जहां जानकारी हमेशा के लिए जाकर बैठ जाती है। What's fascinating here is कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी कोई एक बड़ा सा कबाड़ खाना नहीं है जहां हमने सारी यादें बस ऐसी फेंक दी हैं। हमारा दिमाग दरअसल एक बहुत ही बेहतरीन लाइब्रेरियन की तरह काम करता है। वो जानकारियों को उनकी नेचर के हिसाब से अलग-अलग सेक्शन में बांट देता है। अच्छा, जैसे कि तुलविंग ने बताया था अपने क्लासिफिकेशन में। हाँ बिल्कुल। तुलविंग के अनुसार ये मेमोरी कई तरह की होती है। जैसे एक होती है एपिसोडिक मेमोरी। ये हमारी निजी जिंदगी की घटनाओं का एक तरह से वीडियो प्लेयर है। आपकी स्कूल की फेयरवेल पार्टी कैसी थी, या आपने पहली बार गाड़ी कैसे चलाई थी, ये सब एपिसोडिक मेमोरी है। और इसके बिल्कुल उलट होती है सिमेंटिक मेमोरी, जिसमें हमारी जनरल नॉलेज होती है ना? सही। ये दुनियादारी, फैक्ट्स और सामान्य ज्ञान का एनसाइक्लोपीडिया है। जैसे भारत की राजधानी क्या है या पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या है। इसमें कोई निजी भावना नहीं जुड़ी होती। इसके अलावा मैंने इस रिसर्च में प्रोसीजरल मेमोरी के बारे में भी पढ़ा था। ये वो मेमोरी है जो हमारे शरीर को याद रहती है, जैसे साइकिल चलाना या कीबोर्ड पर बिना देखे टाइप करना। क्योंकि हम किसी को बोलकर नहीं समझा सकते कि साइकिल का बैलेंस कैसे बनाते हैं। वो जानकारी शब्दों में नहीं बल्कि हमारे शरीर के न्यूरल नेटवर्क में स्टोर होती है। एकदम सटीक। और आखिर में एक और होती है इमेजरी, जहां हम चीजों को तस्वीरों या विजुअल्स के रूप में याद रखते हैं। तो ये जो बक्सों वाला पूरा मॉडल था, इसने ये तो काफी हद तक समझा दिया कि जानकारी कहां-कहां से गुजरती है और कहां जाके स्टोर होती है। लेकिन एक मिनट, अगर दिमाग सच में इन बक्सों की तरह काम करता है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीजें जो हमने सिर्फ एक बार देखी होती हैं, वो हमें सालों साल याद रहती हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम घंटों बैठकर रटते हैं, वो अगले ही दिन एग्जाम में भूल जाते हैं। अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में सब कुछ स्टोर हो ही जाता है, तो फिर ये फर्क क्यों आता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और हमारी रिसर्च का अगला हिस्सा इसी सवाल का जवाब देता है। और सच कहूं तो ये हिस्सा इस पुरानी बक्सों वाली थ्योरी को पूरी तरह पलट कर रख देता है। हाँ बिल्कुल। और इस बदलाव की नींव रखी थी एक बहुत ही दिलचस्प रूसी एक्सपेरिमेंट ने। 1962 में जिनचेंको नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ये इस बात पर था कि जब हम कोई जानकारी ले रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा लक्ष्य या इरादा क्या होता है।
इसमें उन्होंने लोगों को कुछ शब्दों की लिस्ट दी थी ना? हाँ, इस एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को 4 शब्दों की एक सीरीज दी गई। शब्द थे घर, खिड़की, इमारत और मछली। अब उन्होंने क्या किया कि लोगों को अलग-अलग टास्क दिए। कुछ लोगों से कहा गया कि इन शब्दों की आवाज या सिर्फ अक्षरों पर ध्यान दो। लेकिन एक ग्रुप ऐसा था जिसे कहा गया कि इन शब्दों के बीच कोई लॉजिकल कनेक्शन या तार्किक संबंध खोजो। मतलब उन्हें ये सोचना था कि घर और इमारत के बीच क्या रिश्ता है या खिड़की कहाँ होती है, सिर्फ रटना नहीं था। एग्जैक्टली, उन्हें शब्दों के पीछे का अर्थ खोजना था। और जब बाद में इन लोगों का मेमोरी टेस्ट लिया गया तो नतीजे बहुत ही साफ थे। जिस ग्रुप ने शब्दों के बीच लॉजिकल कनेक्शन बनाया था, उन्हें सबसे ज्यादा शब्द याद रहे। इस एक्सपेरिमेंट ने एक बहुत बड़ी बात साबित की। हमारा सीखने का इरादा ये तय करता है कि कोई बात हमारे दिमाग में कितनी गहरी उतरेगी। सिर्फ ऊपर ऊपर से रटने का कोई खास फायदा नहीं होता। लेकिन असली दिलचस्प बात तो यहाँ आती है जब इस आइडिया को क्राइक और लॉकार्ट ने अपनी लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी में बदला। इस थ्योरी ने तो ये तक कह दिया कि मेमोरी के लिए कोई अलग-अलग बक्से होते ही नहीं हैं। हाँ, उन्होंने कहा सेंसरी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जैसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल, उनका मानना था कि ये कोई जगह नहीं है जहाँ चीजें रखी जाती हैं, बल्कि किसी चीज का याद रहना सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि हमने उसे कितनी गहराई से, यानी कितनी डेप्थ से प्रोसेस किया है। इस गहराई वाले कंसेप्ट को समझने के लिए इस रिसर्च में एक बहुत ही शानदार रोजमर्रा का उदाहरण दिया गया है, प्रूफ रीडिंग का। ओ हाँ, ये बहुत रिलेटेबल है। मान लीजिए आपके पास एक 10 पन्नों की रिपोर्ट आती है और आपसे कहा जाता है कि इसमें स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियां ढूंढो। अब आप क्या करते हैं? आप एक एक लाइन पढ़ते हैं, जहां कॉमा नहीं है वहां कॉमा लगाते हैं, गलत स्पेलिंग को सही करते हैं। इसे शैलो प्रोसेसिंग या सतही प्रोसेसिंग कहते हैं। आपका पूरा ध्यान सिर्फ अक्षरों की बनावट पर था। नतीजा ये होता है कि जब आप पूरी रिपोर्ट पढ़ लेते हैं और कोई आपसे पूछता है कि यार इस रिपोर्ट में मुद्दा क्या था, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता। ये तो सच में मेरे साथ ऑफिस में कितनी बार हुआ है। मैंने किसी मेल में टाइपो तो ढूंढ लिया, लेकिन मुझे यही नहीं पता होता कि मेल का कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्योंकि मैं सिर्फ उसकी ऊपरी सतह पर तैर रही थी। आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस रिपोर्ट का मेरे काम पर क्या असर पड़ेगा या इसमें दी गई जानकारी को मैं अपनी अगली मीटिंग में कैसे यूज कर सकता हूं, तो आप शब्दों के अर्थ में बहुत गहराई तक उतर जाते हैं। इसे डीप सेमांटिक प्रोसेसिंग कहते हैं। और इससे होता क्या है? जब आप किसी नई जानकारी को अपने पहले से मौजूद ज्ञान के साथ जोड़ते हैं तो वो आपके दिमाग में एक बहुत ही मजबूत छाप छोड़ती है और फिर आप उसे उतनी जल्दी भूलते नहीं हैं। तो मतलब सिर्फ बार बार दोहराने से हम जानकारी को थोड़ी देर के लिए जिंदा रख सकते हैं, लेकिन अगर उसे सच में हमेशा के लिए याद रखना है तो हमें उसके अंदर अर्थ खोजना ही होगा। ये तो हुई अर्थ खोजने की बात, लेकिन इस डीप डाइव में एक और थ्योरी का जिक्र है जो सच में मेरी पर्सनल फेवरेट है। आप सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट की बात कर रही हैं। हाँ वही, ये एक ऐसा हैक है जो इंसान के सबसे बुनियादी स्वभाव का फायदा उठाता है। एक स्टडी हुई थी रॉजर्स, क्वीपर और करकर की। उन्होंने लोगों को 40 अलग अलग एडजेक्टिव्स यानी विशेषण की एक लिस्ट दी। शब्द कुछ इस तरह के थे: लालची, प्यारा, गुस्सैल, होशियार वगैरह। लोगों को इन शब्दों को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करना था, लेकिन सबसे बेहतरीन नतीजे उस ग्रुप के आए जिसे एक बहुत ही खास काम दिया गया था। उन्हें हर शब्द को देखकर ये सोचना था कि क्या ये शब्द मुझे सूट करता है या क्या मैं सच में ऐसी हूँ। हाँ, इस स्टडी ने इंसान की उस फितरत को सामने ला दिया जिसे हम थोड़ी मजाकिया भाषा में नार्सिसिस्टिक ट्रेट यानी खुद से प्यार करने की आदत कह सकते हैं। और इसका जो साइंटिफिक कारण है वो भी बहुत गहरा है। वो कैसे? हमारे दिमाग के अंदर मैं, मुझे और मेरा से जुड़ा हुआ जो नेटवर्क है वो हमारे पूरे अस्तित्व का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत नेटवर्क होता है। हम इस दुनिया में किसी भी और चीज से ज्यादा अपने खुद के बारे में जानते हैं। हमारा बचपन, हमारी भावनाएं, हमारे डर, ये सब सेल्फ नाम के एक बहुत ही विशाल फोल्डर में सेव रहता है। इसलिए जब हम किसी भी नई जानकारी को इस सेल्फ वाले फोल्डर के साथ जोड़ देते हैं तो दिमाग उसे तुरंत वीआईपी का दर्जा दे देता है। अच्छा, मतलब अगर मुझे गुस्सैल शब्द का अर्थ हमेशा के लिए याद रखना है तो मैं बस ये सोच लूं कि जब मेरा वाईफाई अचानक बंद हो जाता है तो मैं कितनी गुस्सैल हो जाती हूँ, या फिर मैं अपने किसी ऐसे दोस्त के बारे में सोच लूं जो बात बात पे चिढ़ जाता है, और बस वो शब्द मेरे दिमाग में छप जाएगा, है ना? बिल्कुल, क्योंकि तब वो सिर्फ एक शब्द नहीं रहता, वो आपकी एक असली भावनात्मक अनुभव का हिस्सा बन जाता है। न्यूरोसाइंस के हिसाब से जब आप किसी जानकारी को खुद से जोड़ते हैं तो आपके दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो उस याद को और भी ज्यादा गहराई से स्टोर कर लेता है। तो
इन सब का आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि हम चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें या 1000 मीटिंग्स अटेंड कर लें, अगर हम उस जानकारी को अपनी असल जिंदगी से जोड़कर नहीं देखेंगे, अगर हम ये नहीं सोचेंगे कि ये बात मेरे किस काम की है, तो हमारा दिमाग उसे फालतू समझकर ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। सही बात है। ये तो हुए साइकोलॉजी के वो मॉडल्स जो अर्थ और भावनाओं पर काम करते हैं, लेकिन हमारी रिसर्च का जो आखिरी हिस्सा है वो तो दिमागी विज्ञान की पूरी तस्वीर ही बदल देता है। अब तक की चर्चा में हम दिमाग को एक ऐसे कंप्यूटर की तरह मान रहे थे जो काम को एक के बाद एक सीक्वेंशियल तरीके से करता है, लेकिन रुमेलहार्ट और मैक्लेलन का PDP मॉडल या कनेक्शनिस्ट मॉडल एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाता है। हाँ, जब उन्होंने इस मॉडल को पेश किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा दिमाग 1950 के दशक वाले वॉन न्यूमन कंप्यूटर्स की तरह काम ही नहीं करता। उन पुराने कंप्यूटर्स में एक प्रोसेसर होता था जो पहले एक काम करता था, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन हमारा दिमाग एक पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सिस्टम है, यानी PDP सिस्टम। जिसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। एकदम सही। हमारे दिमाग में करोड़ों न्यूरॉन्स हैं और वो सब एक ही समय में एक साथ पैरेलल काम कर रहे हैं। दिमाग कोई बक्सा या अलमारी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, घना और उलझा हुआ जाल है। इस जाल वाली बात को थोड़ा आसान बनाने के लिए हमारी इस रिसर्च में टेनिस खेलने वाले दोस्त का एक बहुत ही मजेदार उदाहरण दिया गया है। अब आप बस तसव्वुर कीजिए कि मैं आपसे अचानक पूछूं कि उस आदमी का नाम क्या है जिसके साथ आप टेनिस खेलते हैं। अब अगर आपकी जान पहचान में 4-5 लोग हैं जो आपके साथ कभी कभी टेनिस खेलते हैं, तो आपका दिमाग एक सेकंड के लिए अटक जाएगा, तुरंत नाम याद नहीं आएगा। लेकिन क्या हो अगर मैं इस सवाल में कुछ और क्लूज या सुराग जोड़ दूं? जैसे मैं कहूं, अरे वो आदमी जिसके साथ आप टेनिस खेलते हैं, जिसकी बड़ी सी दाढ़ी है, जो हमेशा लाल रंग के शॉर्ट्स पहनकर आता है और जिसके पास वो छोटा सा बॉस्टन टेरियर कुत्ता है। अब बताएं आपके दिमाग में क्या होगा? अब यहाँ दिमाग का असली जादू शुरू होगा, जिसे कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं। जैसे ही आपने कहा दाढ़ी, तो दिमाग के जाल में उन सभी लोगों के चेहरे जगमगा उठेंगे जिनकी दाढ़ी है। इसे हम एक्साइटेशन या बढ़ावा देना कहते हैं। फिर आपने कहा लाल शॉर्ट्स, तो उन यादों को और एक्साइटेशन मिलेगा। लेकिन एक और मजेदार बात है, इसके साथ ही एक दूसरी प्रक्रिया भी चल रही होती है जिसे इनहिबिशन या रोकना कहते हैं। ये रोकने वाला कॉन्सेप्ट कैसा है? जैसे ही आपने बॉस्टन टेरियर कुत्ते का जिक्र किया, तो आपका दिमाग तेजी से उन सभी दाढ़ी वाले लोगों को आपकी यादों की लिस्ट से डिलीट या ब्लॉक करना शुरू कर देगा जिनके पास कुत्ता नहीं है। ओह अच्छा, मतलब हमारा दिमाग एक तरह से गूगल सर्च के फिल्टर की तरह काम कर रहा है। वो सही चीजों को हाईलाइट कर रहा है और जो चीजें मैच नहीं हो रही उन्हें वहां से हटा रहा है। बिल्कुल यही हो रहा होता है। ये सारी करोड़ों छोटी छोटी यूनिट्स एक साथ पैरेलल में काम करती हैं। एक तरफ से सुराग मिल रहे हैं, दूसरी तरफ से गलत चेहरे कट रहे हैं, और आखिरकार वो सारा नेटवर्क एक ही नाम पर आकर रुक जाता है कि हाँ, वो तो राहुल है। ये पूरा प्रोसेस एक सेकंड के भी 1000वें हिस्से में हो जाता है। ये तो सच में बहुत ही अद्भुत है। यही वजह है कि जब हम चीजों को कई अलग अलग सुरागों के साथ जोड़कर सीखते हैं, जैसे रंग, महक या जगह, तो उन्हें बाद में याद करना काफी आसान हो जाता है। और मुझे लगता है यही कनेक्शनिस्ट मॉडल ये भी बेहतर ढंग से समझाता है कि छोटे बच्चे इस दुनिया को कैसे समझते हैं। इसे प्रोटोटाइप लर्निंग कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल। जरा सोचिए कि एक छोटा बच्चा पहली बार किसी कुत्ते को कैसे पहचानना सीखता है। हम उसे कोई डिक्शनरी थोड़ी पढ़ाते हैं। वो बस सड़क पर एक काले रंग का कुत्ता देखता है, फिर कुछ दिन बाद एक छोटा भूरे रंग का कुत्ता देखता है। उसका दिमाग हर बार उस जानवर की कुछ खासियतों का, जैसे 4 पैर, पूंछ, भौंकने की आवाज, एक पैटर्न अपने जाल में सेव कर लेता है। एकदम सही कहा। बच्चा दिमाग में कोई कुत्ते की अलग से फाइल नहीं बनाता। उसका दिमाग उन सारे अलग अलग पैटर्न्स को मिलाकर एक प्रोटोटाइप बना लेता है। प्रोटोटाइप मतलब एक आदर्श कुत्ते की छवि जिसमें सभी कुत्तों की आम खूबियां शामिल हैं। फिर जब वो कोई नया जानवर देखता है तो क्या करता है? अब जब भी वो बच्चा किसी नए जानवर को देखेगा, उसका दिमाग तुरंत उस जानवर के पैटर्न्स को अपने अंदर बने उस प्रोटोटाइप से मैच करेगा। अगर पैटर्न्स काफी हद तक मिल गए तो बच्चा तुरंत कह देगा कुत्ता। इसी वजह से कई बार बहुत छोटे बच्चे शुरुआत में गाय या बछड़े को देखकर भी कुत्ता बोल देते हैं, क्योंकि उनका दिमाग अभी भी उन पैटर्न्स को पूरी तरह से अलग करना सीख ही रहा होता है। ये पूरी चर्चा सच में हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल असल में कर कैसे रहे हैं। आज की चर्चा से हमने ये तो देख लिया कि सिर्फ बक्सों में जानकारी भरने से काम नहीं चलता।
हमें उस जानकारी की गहराई में जाना पड़ता है, उसे अपनी निजी जिंदगी के तजुर्बों से जोड़ना पड़ता है और सबसे ज़रूरी बात, अपने दिमाग के इस विशाल जाल में उस जानकारी तक पहुंचने के लिए बहुत सारे सुरांग या रास्ते बनाने पड़ते हैं। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले दौर में, जहां हर तरफ से जानकारी हम पर बस बमबारी कर रही है, ये रिसर्च हमारे लिए एक बचाव का रास्ता है। अगर आप हर चीज़ को बस सतही तौर पर पढ़ते या देखते रहेंगे तो आपका दिमाग उस भरी हुई फाइलिंग कैबिनेट की तरह पुरानी फाइलों को बस बाहर फेंकता रहेगा। सही कहा। लेकिन अगर हम थोड़ा वक्त बिताएं, बिल्कुल, अगर आप किसी जानकारी के साथ थोड़ा वक्त बिताएं, उसके मायने तलाशें, उसे किसी कहानी या अपने जीवन के किसी हिस्से से जोड़ लें, तो वो आपके न्यूरल नेटवर्क का हमेशा के लिए हिस्सा बन जाती है। फिर वो जानकारी कोई बोझ नहीं रहती, बल्कि विलियम पॉलर्ड के शब्दों में एक सही और उपयोगी ज्ञान बन जाती है। एकदम सटीक। और इसी उम्दा विचार के साथ आज की हमारी ये दिमागी कसरत और गहरी चर्चा अपने निष्कर्ष तक पहुंचती है। लेकिन इस रिसर्च के नोट्स को बंद करने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरा सवाल आ रहा है, जो मैं यहाँ श्रोताओं के लिए ऐसी छोड़ना चाहती हूँ। ऐसा कैसा सवाल है? देखिए, हमने इस कनेक्शनिस्ट मॉडल में अभी समझा कि हमारी याददाश्त किसी सुरक्षित लॉकर में रखी हुई कोई पुरानी फोटो या वीडियो क्लिप नहीं है, जो हमेशा वैसी ही रहेगी। ये तो सिर्फ न्यूरॉन्स के पैटर्न्स का एक साथ जुड़ना और ट्रिगर होना भर है। तो जरा सोच कर देखिए, अगर याददाश्त सिर्फ पैटर्न्स का ट्रिगर होना है, तो क्या हमारी बचपन की वो बहुत ही खास पुरानी यादें, जिन्हें हम बिल्कुल सच मानते हैं, क्या वो असल में बिल्कुल वैसी ही घटी थीं? या फिर हमारा दिमाग हर बार उस पुरानी याद को वापस बुलाते वक्त हमारी आज की सोच, हमारी आज की भावनाओं और हमारे नए अनुभवों के आधार पर उस याद को एक नया रूप देकर हमारे सामने पेश कर रहा है? ये सोचने वाली बात है कि क्या ये मुमकिन है कि हम हर बार किसी घटना को याद करते वक्त असल में अपनी ही यादों को फिर से नए सिरे से लिख रहे हों? इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा।